अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक फ़र्ज़ी कत्ल करने वाले एक शौहर की बेबसी का किस्सा। ना करदा जुर्म। क्या तुम अपनी बीवी को कत्ल करना चाहते हो? मेज़ के दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि असल में नहीं। नाम? मेरा या उसका? उसने पूछा। तुम्हारा। जॉर्ज हिल। और एड्रेस? 11 साउथ सेंट जेम्स ग्लेनव्यू। इस आदमी ने बगैर किसी तासुर के बेहिसी के साथ उसे कागज़ पर लिखा और बोला, तुम्हारी बीवी का नाम? कैथरीन। उम्र? 31 साल। इसके बाद वो आदमी मुसलसल ऐसे सवालात पूछने लगा जैसे उसके बालों का रंग, आँखों और जिस्म का रंग, पसंदीदा परफ्यूम और उसकी साख्त वगैरह। फिर वो कहने लगा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है या उसकी आवाज़ की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद हो? बहुत खूब, मुझे पता था कि तुम्हारे पास ज़रूर होगी, उस आदमी ने कहा। 1 घंटे बाद जॉर्ज हिल पसीने में नहा चुका था। बस, सब कुछ हो गया? वो उठा और ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोला, क्या तुम अब भी यही चाहते हो? हाँ, जॉर्ज हिल ने कहा। यहाँ दस्तखत करो, उस आदमी ने कहा। इसने दस्तखत कर दिए। क्या तुम जानते हो कि ये गैर कानूनी है? हाँ, जॉर्ज हिल बोला। और ये भी कि तुमने जो दरख्वास्त दी है उसके जो भी नताइज निकले, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, वो आदमी बोला। खुदा के लिए, तुम काफ़ी देर से यही कुछ कहे जा रहे हो, अब आगे भी चलो, जॉर्ज चिल्लाया। वो आदमी मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी जैसा रोबोट बनाने में तकरीबन 9 घंटे लगेंगे, इसलिए सुकून से जाकर सो जाएं, ताकि आप खुद को बेहतर महसूस कर सकें। यहाँ से तीसरा कमरा खाली है, वो आदमी बोला। जॉर्ज सुस्ती से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कमरे के पास आया। अंदर दाखिल होकर वो नीले वेलवेट के बिस्तर पर लेट गया। उसकी बेचैनी छत पर लगे हुए शीशों में साफ नजर आ रही थी। उसी वक्त एक नरम सी आवाज़ गुनगुनाने लगी, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कैथरीन, जॉर्ज बड़बड़ाया। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। या खुदा, काश मैं यहाँ पर ना होता, काश मैं वापस जा सकता। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। नरमी से घूमते हुए आईने चमकने लगे और वो सो चुका था। उसने ख्वाब में फिर खुद को 41 साल का देखा। इस वक्त जब वो पिकनिक पर गए थे और जब वो और कैथी एक सरसब्ज पहाड़ी पर दौड़ रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर एक तरफ खड़ा हुआ था। चलती हुई हवा कैथी के सुनहरी बालों को फिजा में बिखेर रही थी और वो हंस रही थी। उन्होंने एक दूसरे का बोसा लिया और फिर हाथ में पकड़े खड़े रहे। फिर वो दोनों मिलकर गुनगुनाने लगे। यूँ लग रहा था जैसे वो हमेशा से यूं ही नज़्में गुनगुना रहे हैं। दूसरे मंच में, जिसका रंग तेजी से बदल रहा था, उसने देखा कि वो और कैथी जहाज में बैठे हुए उड़ रहे हैं। 1997 के खूबसूरत मौसम खिज़ां में यूनान, इटली और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर उड़ रहे हैं, यूँ जैसे वो कभी नहीं रुकेंगे। और फिर एक खौफनाक ख्वाब, कैथी और लियोनार्ड फ्लिप एक साथ। जॉर्ज नींद में भी रोने लगा। ये सब कैसे हुआ? इन दोनों के दरमियान फ्लिप कहाँ से डर आया? उसने क्यों मुदाखलतें भेजा की? क्या ज़िंदगी सादा और अच्छी ना थी, या फिर ये उम्र का फ़र्क था? जॉर्ज 50 को छू रहा था और कैथी अभी जवान थी, बहुत ज़्यादा जवान। क्यों क्यों? वो मंजर तो नाकाबिले फरामोश था। जब लियोनार्ड फ्लिप और कैथरीन शहर के एक सरसब्ज पार्क में घूम रहे थे, जब वो एक दूसरे का बोसा ले रहे थे, तो जॉर्ज ने ये देखने के लिए खुद को इस वक्त इस साथे पर जाहिर कर दिया। फिर उसका गुस्सा और लियोनार्ड फ्लिप को मारने की उसकी कोशिश। कई दिन तक वो इसी खौफनाक सूरत हाल के हिसार में रहा। जॉर्ज सिसकियां लेता हुआ जाग उठा। मिस्टर हिल, क्या आप तैयार हैं? हिल सुस्ती से उठा। उसने खुद को ऊपर मौजूद खामोश आईनों में देखा। उसने अपने सारे गुजरे हुए सालों को देखा। ये एक फाश गलती थी। उसने खौफनाक नज़रों से खुद को घूरा। वो आदमी उसे एक कमरे में लेकर गया। ये कैथी का कमरा है, जॉर्ज बड़बड़ाया। हमने हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश की है, वो आदमी बोला। आखिरी तफासील के मुताबिक सब कुछ बेहतरीन है। जॉर्ज हिल ने उसे $10,000 का एक दस्तखत शुदा चेक थमाया, जिसे लेकर वो वहाँ से चला गया। कमरा गर्म और खामोश था। जॉर्ज बैठ गया। वो अपनी जेब में मौजूद गन को महसूस कर सकता था। बेशुमार दौलत
लेकिन अमीर आदमी सिर्फ नफसियाती लज्जत ही हासिल करने का मुतहम्मिल हो सकता है, मौत के बगैर मौत, कत्ल के बगैर कत्ल। उसने खुद को बेहतर महसूस किया और अचानक वो पुरसुकून हो गया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसे इस चीज़ का 6 माह से इंतज़ार था, जो अब कुछ ही देर में उसके सामने आने वाली थी। उसे लगा जैसे अगले ही लम्हे एक खूबसूरत रोबोट उसके सामने आ जाएगा और हेलो जॉर्ज, कैथी, उसने पुकारा। कैथी, उसने एक गहरी सांस ली। वो राहदारी में उसके पीछे खड़ी थी। उसने नरम चमड़े का सब्ज गाउन पहना हुआ था और उसके पाँव में सोने के बने हुए जूते थे। उसके बाल सुनहरी, आंखें नीली और साफ लग रही थीं। वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही ना सका। तुम बहुत खूबसूरत हो, वो सदमे की सी कैफियत में बोला। मैं और कैसी हो सकती हूँ? कैथी ने कहा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वो आहिस्ता से ख्वाबेदा लहजे में बोला। उसने अपना हाथ ऐसे बाहर निकाला जैसे वो नींद में हो। उसका दिल आहिस्ता से धड़का। वो यूं आगे बढ़ा जैसे गहरे पानी के दबाव तले चल रहा हो। वो इसे छूते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। क्या इन सब सालों में तुमने मुझे जी भर कर नहीं देखा? कैथी ने कहा। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, वो बोला। तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? कैथी ने कहा। मुझे कुछ वक्त दो, बराहे करम थोड़ा सा वक्त। वो कमज़ोर से अंदाज में बैठा और अपने कांपते हुए हाथों को सीने पर बांध लिया। उसने पलकें झपकी। ये शानदार है, शायद एक ख्वाब। उन्होंने तुम्हें कैसे बनाया? हमें इस बारे में बताने की इजाज़त नहीं है, ये फरेबी नज़र का सहर ज़ाइल कर देगा, कैथी ने कहा। ये जादू है? नहीं, ये साइंस है, कैथी बोली। उसका लम्स गर्म था और उसकी उंगलियों के नाखून किसी मोती की तरह बेदाग थे। ना कहीं कोई कुजी और ना ही कहीं कोई खराबी। जॉर्ज ने उसे देखा और इसे वो सब अल्फाज याद आने लगे जो वो अपने अच्छे दिनों में अक्सर गुनगुनाते थे। देख, तू खूबरू है, ए मेरी प्यारी। देख, तू खूबसूरत है। तेरी आंखें, तेरे नकाब के नीचे 2 कबूतर हैं। तेरे होंठ कुरमजी दौड़े हैं। तेरा मुंह दिल फरेब है, तुझमें कोई ऐब नहीं। जॉर्ज, कैथी ने कहा। क्या? उसकी आंखें शीशे की तरह सर्द थीं। वो उसके होंठों का बोसा लेना चाहता था। तेरे होंठों से शहद टपकता है, तेरी पोशाक की खुशबू लबनान की सी है। जॉर्ज, कैथी ने फिर कहा। एक वसी गुनगुनाहट से कमरा चकराने लगा। हाँ, एक लम्हा, बस एक लम्हा, उसने अपने घूमते हुए सर को हिलाकर जवाब दिया। वो सोचने लगा। वो उसके हुस्न का असीर हो चुका था। ए अमीरजादी, तेरे पाँव जूतियों में कैसे खूबसूरत हैं। तेरी टांगों की बनावट इन जेवरों के मानंद है जिनको किसी उस्ताद कारीगर ने बनाया हो, जॉर्ज कह रहा था। उन्होंने ये कैसे किया? वो चीखा। बहुत ही मुख्तसर वक्त में, सिर्फ 9 घंटों में, जब वो सोया हुआ था। क्या उन्होंने सोने को पिघलाया था या घड़ी के नाजुक स्प्रिंग, चमकदार हीरे, खूबसूरत याकूत और तांबे के धागे को? क्या धाती कीड़ों ने इसके बालों को काटा था या क्या उन्होंने सांचों में पीली आग डालकर इसे जमा दिया था? नहीं, वो बोली। अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कैथी ने कहा। बराहे करम नहीं, वो बोला। तो फिर काम की बात की तरफ आओ, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। तुम मुझसे लियोनार्ड के मुतालिक बात करना चाहते थे, कैथी ने कहा। मुझे कुछ वक्त दो, मैं जल्द इस बारे में बात करूंगा, जॉर्ज ने कहा। तो अभी करो, उसने इसरार किया। अब जॉर्ज को पहले की तरह गुस्सा नहीं आ रहा था। जैसे ही वो वहाँ पर आई थी वो सब कुछ भूल गया था। वो खुद को एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा था। तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? उसने बिना मुस्कुराहट के पूछा। बराए मेहरबानी, मुझे इसरार है। क्या ये सब लियोनार्ड के मुतालिक नहीं है? तुम जानते हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम? कैथी ने कहा। खामोश हो जाओ, उसने अपने हाथों से कानों को ढांप लिया। वो बोलती रही। तुम जानते हो कि मैं अपना सारा वक्त उसके साथ होती हूँ। जहाँ तुम और मैं गए थे वहाँ अब मैं और लियोनार्ड होते हैं। माउंट वर्दे की वो पिकनिक याद करो जहाँ हम पिछले हफ्ते गए थे, और एथेंस जहाँ हम एक माह कबल गए थे, कैथी बोल रही थी। जॉर्ज ने अपने होठों को बेचैनी से काटा और बोला। तुम शर्मिंदा नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो। वो उठा और उसकी कलाई थाम कर बोला। तुम नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम उससे मुख्तलिफ हो। तुम्हारी बात के बरक्स, उसने कहना शुरू किया। मैं वही हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो वो करती है। मेरा कोई हिस्सा उसके लिए अजनबी नहीं।
हर चीज़ के अगराज़ व मकासद के लिए हम एक हैं, कैथी ने कहा। लेकिन तुमने वो सब नहीं किया जो उसने किया था, जॉर्ज ने कहा। मैंने वो सब किया है, मैंने उसका बोसा भी लिया हुआ है, कैथी ने कहा। तुमने ऐसा नहीं किया है, तुम तो अभी बनी हो, जॉर्ज बोला। हाँ, लेकिन माजी और तुम्हारे दिमाग से, कैथी ने कहा। देखो, उसने मुल्तजी अंदाज में उसे मुखातिब किया। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं कुछ मज़ीद पैसे अदा करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? हम पेरिस या स्टॉकहोम जाएंगे, यहाँ या फिर जहाँ तुम जाना पसंद करोगी, जॉर्ज ने बोला। वो हंसने लगी। रोबोट सिर्फ किराए पर दिए जा सकते हैं, वो बेचे नहीं जाते। लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है, जॉर्ज बोला। काफ़ी अर्सा पहले भी इसके बारे में कोशिश की गई थी। इससे लोगों में जुनून और पागलपन पैदा हो जाता है, और तुम जानते हो कि ये काम गैर कानूनी भी है, इसलिए हम सिर्फ यहीं पर दस्तयाब हो सकते हैं, कैथी बोली। कैथी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, जॉर्ज ने कहा। यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कैथी हूँ और मेरा हर हिस्सा इसकी तरह का है। हम मुकाबला नहीं चाहते। रोबोट अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरह उनका राज जाहिर हो सकता है। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि हमें इन चीज़ों के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। इस तरह तुम इस फरेबी नज़र के असर को ज़ायल कर दोगे, और जब यहाँ से जाओगे तो ख़ुद को परेशान और बेजार महसूस करोगे। इसलिए तुम वो करो जिसके लिए तुमने पैसे अदा किए हैं, कैथी ने कहा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जॉर्ज बोला। तुम्हारा एक हिस्सा ऐसा चाहता है और तुम उसे ऐसा करने से रोक रहे हो, कैथी बोली। उसने अपनी जेब से गन निकाल ली। मैं एक पुराना बेवकूफ़ हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम बहुत खूबसूरत हो, जॉर्ज बोला। मैं आज रात लियोनार्ड से मिलने जा रही हूँ, कैथी बोली। कुछ मत बोलो, जॉर्ज बोला। हम सुबह को पेरिस जा रहे हैं, कैथी फिर बोली। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है, जॉर्ज बोला। और फिर स्टॉकहोम जाएंगे, वो हंसती हुई बोली, और फिर इसकी थोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरे प्यारे मोटे आदमी। उसके अंदर हलचल मचने लगी और उसका चेहरा जर्द हो गया। वो जानता था कि क्या हो रहा है। उसके अंदर छुपा हुआ गुस्सा और नफरत किसी लावे की तरह उबलने लगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ तेज़ी से बदलने लगा था। अजीब सा आदमी? नहीं, वो बोला, वो बूढ़ा, जबकि मैं सिर्फ 31 साल की। आह जॉर्ज, तुम अंधे थे। तुम मुझे दोबारा मोहब्बत देने के लिए कई साल तक लगातार सख्त मेहनत करते रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लियोनार्ड प्यारा है, कैथी ने कहा। उसने अंधों की तरह गन को ऊपर उठाया और चिल्लाया, कैथी। उसका सर खालिस सोना है, उसने सरगोशी की। कैथी, ऐसा ना करो, वो चीखने लगा। उसकी जुल्फ़ें पेच दर पेच और काली स्याह हैं। उसके हाथ ज़बरदस्त से मुरस्सा सोने की हल्के हैं, कैथी ने फिर कहा। वो ये अल्फाज कैसे बोल सकती है? ये ज़रूर उसका दिमाग है। आखिर वो कैसे ये सब कह सकती है, जॉर्ज सोच रहा था। कैथी, मुझे ऐसा करने पर मजबूर ना करो। उसके रुखसार फूलों के चमन और बलसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं। उसके होंठ सूजन हैं। वो बड़बड़ाई और फिर आंखें बंद करके कमरे में घूमने लगी। उसका पेट हाथी दांत का काम है, जिस पर नीलम के फूल बने हुए हों। उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं। कैथी कहती जा रही थी। कैथी, वो बिलबिलाया। उसका मुंह अज़बत शीरीं है। और एक गोली चली। ये है मेरा महबूब, वो कह रही थी। दूसरी गोली चली और वो नीचे गिर गई। कैथी, कैथी, कैथी। उसने मज़ीद 4 गोलियां उसके जिस्म में उतार दीं। वो लरसते हुए लेट गई। उसका मुंह चौड़ा हो गया और कोई पागलपन उसे एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराने पर मजबूर करने लगा, महबूब, महबूब, महबूब। जॉर्ज हिल बेहोश हो गया था। जब वो जागा तो कोई उसकी पेशानी पर ठंडा कपड़ा रख रहा था। सब खत्म हो गया, उस आदमी ने कहा जो पहले उससे मिला था। सब खत्म? जॉर्ज हिल ने सरगोशी की तो उस आदमी ने अस्बात में सर हिलाया। जॉर्ज हिल ने कमज़ोर नज़रों से उसे अपने हाथों को देखा। जब वो बेहोश होकर फर्श पर गिरा था तो वो खून में लुथड़े हुए थे। आखिरी चीज़ जो उसे याद थी वो फर्श पर उसके हाथों पर बहने वाला हकीकी खून का एहसास था। अब उसके हाथ साफ धुले हुए थे। मैं जाना चाहता हूँ, जॉर्ज हिल ने कहा। हाँ, अगर तुम अच्छा महसूस कर रहे हो तो, वो आदमी बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो उठ खड़ा हुआ। मैं अभी पेरिस जाऊँगा और मैं कैथी या किसी को भी फ़ोन करने की कोशिश नहीं करूँगा, जॉर्ज हिल ने कहा। कैथी मर चुकी है, वो आदमी बोला। हाँ,
मैंने उसे कत्ल किया था। मैं, क्या ऐसा नहीं है? ओ खुदाया, वो खून तो असली था, जॉर्ज हिल बोला। तुम्हें ऐसा एहसास होने पर हमें फ़ख्र है, वो आदमी बोला। वो लिफ्ट के ज़रिए सड़क पर पहुंचा। इस वक्त बारिश हो रही थी और चाह रहा था कि वो घंटों इसी तरह चलता रहे। इस वक्त वो गुस्सा और तबाकुन तासुरात दूर हो जा चुके थे। वो ख्यालात इतने खौफनाक थे कि वो दोबारा किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर असल कैथी भी यहाँ पर आ जाती तो वो सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करता और घुटनों के बल झुक जाता। अब वो मर चुकी थी। अब उसे अपने रास्ते पर जाना था। उसने कानून तोड़ा था और ये बात कोई नहीं जानता था। ठंडी बारिश उसके चेहरे पर गिरी। उसे फौरी तौर पर जाना चाहिए था जब तक कि उसके अंदर सफाई का अमल जारी रहता। बुनियादी तौर पर इन रोबोट्स का मकसद असल जुर्म को होने से रोकना था। अगर आप किसी को मारना, पीटना, तशद्दुद करना या उसे कत्ल करना चाहते हैं तो इनमें से एक रोबोट को लेकर ऐसा कर सकते हैं। अब उसे अपार्टमेंट की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कैथी वहाँ पर मौजूद हो। वो सिर्फ उसे मरा हुआ ही तस्वुर करना चाहता था और वो इसी काबिल थी। वो रुका और ट्रैफिक की चमक दमक देखने लगा। उसने हवा में एक गहरा सांस लिया और ख़ुद को पुरसकून महसूस करने लगा। मिस्टर हिल, किसी ने उसे पुकारा। जी? उसने इसकी कलाई पर एक हथकड़ी लगाई और बोला, आप ज़ेरे हिरासत हैं। लेकिन जॉर्ज हिल ने कहना चाहा। हमारे साथ चलो स्मिथ, बाकियों को भी साथ लेकर ऊपर जाओ और इन्हें भी गिरफ्तार करो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जॉर्ज हिल ने कहा। हाँ, हम कत्ल करने पर ऐसा कर सकते हैं, वो आदमी बोला। अचानक आसमान पर ज़ोर से बादल गरजा और बारिश में पहले से ज़्यादा तेज़ी आ गई। इस वक्त रात के 8:15 हो चुके थे। 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश जेल की दीवारों पर गिर रही थी। उसने अपनी कांपती हुई हथेलियों का प्याला बनाकर बारिश के कतरे को महसूस करना चाहा। इसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई मगर ना वो अपनी जगह से हिला और ना ही उसके हाथों ने कोई हरकत की। बारिश की बूंदें उसके हाथ पर गिरती रहीं। उसके वकील ने उसे कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो कहा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम्हें आज रात को फांसी दे दी जाएगी। जॉर्ज हिल ने बारिश की आवाज़ सुनी और बोला, लेकिन वो असली नहीं थी, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। जॉर्ज हिल ने कहा, यही कानून है, तुम्हें याद है बाकियों को भी सज़ा सुनाई गई है। उस कंपनी का सदर आज रात मर जाएगा, उसके 3 मावनीन भी एक साथ मरेंगे। तुम्हारी बारी 1:30 बजे आएगी, वकील ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया, जॉर्ज बोला, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। मेरा ख्याल है कि यह कत्ल का मामला है, कता नज़र इसके कि तुम इसे कैसे देखते हो। कत्ल का आइडिया, प्लॉट और मंसूबा सब कुछ इसमें मौजूद था। बस अगर इसमें कोई कमी थी तो वो सिर्फ असली कैथी की थी, जॉर्ज ने कहा। ये सब वक्त का खेल है जॉर्ज, वकील ने कहना शुरू किया। 10 साल पहले तुम्हें हरगिज़ भी इस मामले में मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती थी और 10 साल बाद भी शायद ऐसा ही हो। लेकिन उनके पास एक एतराज़ का मामला था। एक कोड़े मारने वाला लड़का पिछले 1 साल से इन रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जिद्दत और जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया था। इसलिए लोगों में इसके हवाले से खौफ पैदा हो गया और वो बहुत बुरी तरह डर गए। खुदा जानता है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो क्या क्या गुल खिलाएगा। इस मामले का एक रूहानी पहलू भी है, वो ये कि ज़िंदगी कहाँ शुरू होती है या ख़त्म होती है, रोबोट्स जिंदा हैं या बेजान। एक से ज़्यादा चर्चों को इस मामले में अलग कर दिया गया है। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो अगली बात है, लेकिन वो रद्द अमल देते हैं और वो सोचते हैं। तुम जानते हो कि 2 माह कबल जिंदा रोबोट का जो कानून मंजूर हुआ है, तुम इसके तहत आते हो। ये सिर्फ वक्त का खेल है, बुरे वक्त का, वकील ने कहा। यह हुकूमत का हक है, मुझे नज़र आ रहा है, जॉर्ज हिल ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम कानून के रवैये को समझते हो, वकील बोला। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल वो कत्ल को कानूनी नहीं होने दे सकते। यहाँ तक कि अगर ये मशीनों, टेलीपैथी और मॉम के साथ किया गया हो, वो मुनाफिक होंगे कि अगर मुझे जुर्म से बचाया जाए, क्योंकि ये जुर्म था। मैं तब से इसके बारे में ख़ुद को मुजरिम समझ रहा हूँ। मैंने ख़ुद को सज़ा देने की ज़रूरत महसूस की। क्या ये अजीब नहीं? इस तरह माशरा आप तक पहुँचता है, इससे आप ख़ुद को मुजरिम महसूस करते हैं, यहाँ तक कि इसकी कोई वजह मौजूद नहीं होती, जॉर्ज ने कहा। मैं अब तुमसे इजाज़त चाहूँगा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? वकील बोला। नहीं, शुक्रिया। फिर गुड बाय मिस्टर हिल, वकील बोला और दरवाज़ा बंद करके चला गया।
जॉर्ज हिल अपने गीले हाथों को आपस में रगड़ता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से खिड़की की सलाखों को पकड़ लिया। अचानक दीवार पर सुर्ख रोशनी नमूदार हुई और उसके साथ ही एक बुलंद आवाज़ बुलंद हुई। मिस्टर हिल, तुम्हारी बीवी तुमसे मिलने आई है। उसने मजबूती से सलाखों को थाम लिया। वो मर चुकी है, उसने सोचा। मिस्टर हिल, आवाज़ ने उसे दोबारा पुकारा। वो मर चुकी है, मैंने उसे कत्ल किया था। तुम्हारी बीवी मुलाकात के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? आवाज़ फिर आई। मैंने उसे गिरते हुए देखा था। मैंने खुद उसे गोली मारी थी। मैंने उसे मरकर गिरते हुए देखा था, जॉर्ज हिल कह रहा था। मिस्टर हिल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज़ फिर आई। हाँ बिल्कुल, उसने दीवार पर मुक्के मारते हुए चीख कर कहा। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वो मर गई है, वो मर चुकी है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने उसे मारा था। मैं इससे नहीं मिलना चाहता, वो मर चुकी है, जॉर्ज चिल्ला रहा था। एक वक्फे के बाद उसे जवाब दिया गया। बहुत खूब मिस्टर हिल। और वो सुर्ख रोशनी बंद हो गई। आसमान में बिजली चमकी जिसने उसका चेहरा रोशन कर दिया। उसने अपने गर्म गालों को ठंडी सलाखों पर रखकर दबाया और इंतज़ार करने लगा तो उस पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। काफ़ी देर बाद गली में एक दरवाज़ा खुला और नीचे जेल के दफ्तर से दो टोपी पहने हुए नफूस बरामद हुए। उन्होंने नीचे लगी हुई लाइट के पास खड़े होकर ऊपर देखा। वो कैथी थी और इसके पहलू में लियोनार्ड फिलिप था। कैथी, उसने अपना चेहरा वापस नीचे मोड़ लिया। आदमी ने उसका बाजू पकड़ा और वो बरसती हुई बारिश में कार की तरफ बढ़े। कैथी, उसने खिड़की की सलाखों पर हाथ फेरा। वो चीखा और सलाखों को जोर लगाकर अपनी तरफ खींचने लगा। वो जिंदा है। गार्ड, गार्ड, मैंने उसे देखा है। वो मरी नहीं है, मैंने उसे मारा नहीं है। अब मुझे छोड़ दो। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, ये सब मजाक है, सिर्फ एक गलती है। मैंने उसे देखा है। कैथी, वापस आओ और इन्हें बताओ। कैथी, इन्हें बताओ कि तुम जिंदा हो। कैथी। गार्ड दौड़ते हुए आए। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैथी जिंदा है, मैंने उसे देखा है। हमने भी उसे देखा है सर, गार्ड ने कहा। तो फिर मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो पागल हो गया था और चकराते हुए तकरीबन नीचे जा गिरा। हमने तमाम मुकदमा देखा है जनाब, ये ठीक नहीं है। उसने उछलकर खिड़की पर पंजे मारे और चीखने लगा। वो कार वहाँ से चल दी जिसके अंदर कैथी और लियोनार्ड मौजूद थे। उन्होंने अगले मौसम बहार में पेरिस, एथेंस, वेनिस और लंदन जाना था। अगली गर्मियों में स्टॉकहोम और फिर मौसम खिज़ां में वियना में गुजारना था। कैथी, वापस आओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सर्दी की बारिश में गाड़ी की सुर्ख लाइट कहीं ओझल हो गई। उसके पीछे सिपाही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े और वो चीखने लगा।